मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर, आजमगढ़। ऑनलाइन की कक्षा में 12वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय में निर्धारित जो संस्कृत व्याकरण है उसमें संधि प्रकरण चल रहा है। मैंने संधि प्रकरण भाग 1 में आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। आज भाग 2 में आपको व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि या जिसे हल संधि भी कहते हैं। आप जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र में जो वर्णमाला के सूत्र कहे जाते हैं, स्वर और व्यंजन का ही योग है, और उसमें हैवरट के ह को लेकर के, हल के ल को लेकर के हल प्रत्याहार बना, जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन संधि का नाम हल संधि रखा गया है। और व्यंजन की आधी मात्रा होती है, जैसा मैंने भाग 1 में बताया था। एक मात्रा भवेद ह्रस्वो, द्विमात्रा दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, और व्यंजनम च अर्धमात्रकम। एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर कहलाता है, 2 मात्रा वाला दीर्घ और 3 मात्रा वाला प्लुत कहलाता है। लेकिन व्यंजन की आधी ही मात्रा होती है। तो यहाँ व्यंजन संधि को हम बताएंगे कि व्यंजन में जब विकार होता है, और मैंने ये भी बताया था भाग 1 में कि पूर्व पद के अंत में व्यंजन होगा तो वो संधि व्यंजन संधि कहलाएगी। दूसरे पद में, उत्तर पद में स्वर व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो देखिए परिभाषा दी गई है यहाँ पे। जब व्यंजन का स्वर और व्यंजन से मेल होता है, ये व्यंजन कहाँ होगा? पूर्व पद के अंत में जो व्यंजन है उसका स्वर और व्यंजन, माने उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर आवे अथवा व्यंजन उससे मेल होता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है, जिसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं, जिसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, जगत धन ईश, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। जगत धन ईश, पूर्व पद आप देख रहे हैं जगत प्लस के पहले, और पूर्व पद के अंत में क्या दिखाई दे रहा है? तो हलंत जो व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन हलंत होता है। और उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर ई है, ईशा ई। अब हम संधि करेंगे तो जो त है उसमें परिवर्तन होगा। आगे हम बताएंगे कैसे हो गया द, परिवर्तन हुआ, त का द बन गया, फिर हम जोड़ दिए उनको अजीनम परिण संयोजम से, बन गया जगदीश। तो पूर्व पद के अंत में व्यंजन आ गया। अब व्यंजन संधि का प्रारंभ। आइए देखते हैं क्रम से सभी व्यंजन संधियों को। पहली संधि व्यंजन की है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि जिसका स्तोष चुनाश्च। आप जब संस्कृत पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे, तो आपको वर्ग मिला होगा कि संस्कृत में 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहां वर्ग का ज्ञान होना जरूरी है। यह सूत्र क्या बोल रहा है? स्तोष चुनाश्चु। देखिए सूत्र को, स्तो आधा स आपको दिखाई दे रहा है, तो माने तू वर्ग, त थ द ध न। चुनाश्चु तालव्य स आप देख रहे हैं, जो तालु से निकलता है, जिसे आप बड़का स कहते हैं। चू माने च वर्ग। यह सूत्र क्या बोल रहा है? एक ग्रुप है, एक तरफ छोटा सा माने दंत स और त वर्ग हो, और दूसरी तरफ तालव्य स और च वर्ग हो, तो संधि करते समय दंत स के स्थान पे तालव्य स और त वर्ग के स्थान पे च वर्ग हो जाता है, और कुछ नहीं। संधि भी यही है। देखिए मैंने समझाया है। आधा स हमने लिखा है, व्यंजन आधा होता है, हलंत लिखा है, और प्लस त थ द ध न, ये त वर्ग है। एक वर्ग में 5 वर्ण, इसको समझ लेंगे। इसी आधार पे आपको स्तुत्व संधि समझना है, तो इसको आप विधिवत समझ लीजिए। वहां हमने समझाया स्तोह प्लस चुनाश्चु बराबर, देख रहे हैं, स्तोह प्लस चुना बराबर चु। चु माने सकार और च वर्ग। कहने का मतलब दंत स और त वर्ग का तालव्य स और च वर्ग से जब मेल होगा तो बराबर हमने किया है तालव्य स और च वर्ग ही बचता है। मतलब दंत स तालव्य में बदल जाएगा, त च में बदल जाएगा, थ छ में बदल जाएगा, द ज में बदल जाएगा, ध झ में बदल जाएगा, और न य में बदल जाएगा। आपको हमने चार्ट बना के दिखाया है। जैसे देख लीजिए उदाहरण से, हरिश धन सेते, प्लस के पहले क्या है देख रहे हैं, हरिश,
स देख रहे हैं, तालव्य स, ये दंत स है हरीश का, और इधर क्या है, तालव्य स। पूर्व पद के अंत में आप देख रहे हैं हरीश, वो दंत स है, इधर है क्या, तालव्य स। तो दंत स का तालव्य स से मेल होगा तो दंत स तालव्य में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, हरिष्येते। छोटा सा जिसे आप कहते हो बड़ा सा हो जाएगा। अर्थात यदि सकार और त वर्ग का सकार और च वर्ग से मेल होता है तो सकार और त वर्ग सकार और च वर्ग में बदल जाता है। जैसे उदाहरण आप देख रहे हैं, हरीश दंत से ते, दंत स तालव्य स में बदल गया, वो दंत स हलंत है तो तालव्य स भी हलंत ही होगा, बन गया हरीश से ते। रामस चिनोती, दूसरा उदाहरण देख रहे हैं, रामस, वो जो स है दिखाई दे रहा है तालव्य दंत, वह इधर क्या है, च वर्ग का है, तो दंत स तालव्य स में बदल जाएगा। यहां हमने लिखा है बराबर रामस चिनोती। जैसे आप लिखते हैं हरीश धन चंद्र, स जो है वो क्या हो जाएगा, तालव्य स में बदल जाएगा च वर्ग के कारण। ये ग्रुप है, दंत स और त वर्ग एक ग्रुप में है, तालव्य स और च वर्ग एक ग्रुप में। इस ग्रुप का कोई भी आएगा तो उस ग्रुप में परिवर्तन हो जाएगा। माने तालव्य स और च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाएगा तो दंत स और त वर्ग के वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा। ये नहीं कि दंत स के बाद तालव्य स ही आवे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रामस धन चिनोती, तो दंत स के बाद च वर्ग का पहला आ गया रामस चिनोती। सत धन चित, देखिए त का फिर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, बन गया सच्चित। ऐसे उत धन ज्वल, ज्वल आप देख रहे हैं च छ ज, च वर्ग का है, और उधर क्या है, त है, त आप देख रहे हैं त वर्ग का है, तो त आप च वर्ग में बदल जाएगा। च वर्ग का क्या है, ज है, इसलिए तृतीय वर्ण में हो गया, तो क्या बन गया, उज्ज्वल। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। शत्रुंजय है, उदाहरण ध्यान से समझिए, शत्रुंजय है, शत्रुन प्लस के पहले क्या है, न है, वो न क्या है, त वर्ग का। देखिए हमने ऊपर लिखा है हलंत दंत स प्लस त वर्ग, त थ द ध न आप देख रहे हैं वो त वर्ग का पंचम है, पांचवा। और नीचे देखिए च छ ज झ ञ, इसमें देख रहे हैं न के बाद ज आ गया, च वर्ग का ज। तो ग्रुप का कोई भी आ जाएगा वो बदल जाएगा, लेकिन अपना ही बदलेगा। क्या बदलेगा, न पांचवें पर है तो च का पांचवा बदलेगा। च का पांचवा क्या, य है, न य में बदलेगा, वैसे ही पहला त च में बदलेगा। जैसे त च में बदल रहा था, सत धनचित बराबर सच्चित, उत धन ज्वल, ये ज के नाते उज्ज्वल हो गया। अब शत्रुन जय देख रहे हैं, न पांचवा है तो च वर्ग का पांचवा इ, यहां हमने लिखा है शत्रुंजय, न य में बदल गया। परिभाषा बोल रही है, ये सूत्र बोल रहा है कि सकार और त वर्ग का सकार और च वर्ग से मेल होता है तो सकार और त वर्ग का सकार और च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम स्तुत्व संधि कहते हैं। अब स्तुत्व संधि ठीक वैसी संधि, इसका सूत्र ष्टुनाष्टु मूर्धन्य स है, जिसे आप बोलचाल की भाषा में खटखोड़वा सा कहते हैं। खटखोड़ माने षटकोण, क्यों कहते हैं जानते हैं, इसमें 6 कोण होते हैं। आप कभी निकाल कर देखिएगा, मूर्धन्य स बनाइएगा, देखिएगा उसमें 6 कोण बनते हैं, जिसे संस्कृत में षट कहते हैं, इसलिए उसको षटकोण को खटकोण कहा जाता है। तो ये स्तुत्व संधि है, ष्टुनाष्टु सूत्र है। यह सूत्र अपूर्ण है। आपको एक बात बता दें, यह सूत्र अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि सूत्र बोल रहा है स्टू का स्टू हो जाता है। देखिए ष्टुनाष्टु, स्टू से स्टू होता है, कोई मतलब नहीं, स्टू से स्टू होता है, क्या मतलब। तब हम क्या करेंगे, इस सूत्र की पूर्णता के लिए, इसके भाव के स्पष्टीकरण के लिए, हम इससे पहले जो स्तुत्व संधि आई थी उसमें सूत्र था स्तोष चुनाशु, उससे स्तो लेते हैं। देखिए आधा स और तो उसमें था, उस सूत्र में, उस संधि में यह था, हमने वहां से इसको ले लिया। अब यह सूत्र पूरा हो गया, स्तोष चुनाष्टु। अब परिभाषा इसकी बनेगी। अब यह सूत्र पूर्ण हो गया, परिभाषा क्या बनेगी, देखिए लिखा है, यदि सकार या त वर्ग के बाद, चूंकि तो आ गया वहां से, नहीं तो यहां नहीं था, इस संधि में ष्टुनाष्टु में, इस सूत्र में नहीं था, वहां से हमने ले आया, अनुवृत्ति किया स्पष्ट करने के लिए भाव को। अब आइए देखिए, यदि सकार या त वर्ग के बाद स या ट वर्ग आए तो सकार और त वर्ग के स्थान पे
क्रम से स यानी सकार और ट वर्ग बन जाता है, वो ट वर्ग पूरा ट है, ट वर्ग बन जाता है। जैसे रामस दंत षष्ठ, आप देखिए दंत स और त वर्ग एक तरफ रहेगा जैसे उसमें था, वो एक ग्रुप है। ठीक वैसे ही यहां क्या है, वहां च वर्ग और स था, यहां क्या है ट वर्ग और स मूर्धन्य स एक तरफ है, स और त वर्ग एक तरफ है। देख लीजिए ध्यान से, रामस दंत षष्ठ, दंत स है प्लस के पहले, इधर क्या है मूर्धन्य स, तो यहां से मेल होने के कारण जो दंत स वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, क्या बन गया रामस षष्ठ। षष्ठ माने छठा, राम छठा है क्रम पे कोई। रामस टीकते, देखिए ट वर्ग आ गया, उधर स है, मैंने कहा एक ग्रुप है, ग्रुप का कोई भी आ जाए तो ट वर्ग का ट आ गया पहला ही, वहां रामस है तो स किस में बदल जाएगा मूर्धन्य स में। दंत स मूर्धन्य स में बदल गया, हलंत है इसलिए मूर्धन्य स भी हलंत आएगा, बनेगा रामस टीकते। तत् धन टीका, देखिए तत् है त है, तवर का पहला, यहां टीका टवर का पहला, तो टवर का पहला ट आ गया, वहां त है तो ग्रुप मेल के कारण त ट में बदल जाएगा, त हलंत है तो यहां ट भी हलंत बनेगा। त ट में बदलेगा लेकिन याद रखिएगा वो हलंत है तो ये हलंत बनेगा, ट बनेगा लेकिन हलंत बनेगा, तो क्या बन गया तट्टीका। देखिए टीका है किसी पे व्याख्या आदि करना। चक्रीन ढौकसे, चक्रीन चक्र को धारण करने वाले कृष्ण के लिए संबोधन, चक्रीन ढौकसे। न देख रहे हैं ये त वर्ग का पंचम हमने बताया था इस चुत्व संधि में, त थ द ध न, ढ देख रहे हैं ये ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ, तो ट वर्ग का इधर आ गया, उधर त वर्ग का पंचम है तो त वर्ग का पंचम न ट वर्ग का पंचम बन जाएगा। देखिए ट वर्ग का पंचम क्या होता है, ट ठ ड ढ ड़ हो जाएगा, हलंत न है तो हलंत ड़। देखिए बन गया क्या चक्रीड ढौकसे बन गया। ये अनुनासिक है, नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक वे वर्ड होते हैं मुख नासिका वचनों नासिकम, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। जैसे म, आप नाक बंद कर लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, म कहां बोल रहे हैं, ये अनुनासिक हैं जो मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। सभी वर्गों के पंचम वर्ण जो हैं वह अनुनासिक माने जाते हैं। मुख नासिका वचनों नासिकम, वे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, पीछे पीछे नाक लगी रहती है इसलिए अनुनासिक, अनु माने पीछे। आइए देखते हैं अगली संधि, अपदांत जस्व संधि, जो आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है उन संधियों को हम बता रहे हैं, नहीं तो बहुत सी संधियां हैं व्यंजन में। अपदांत जस्व संधि, एक और है पदांत जस्व संधि, ये आपके कोर्स में अपदांत है। पदांत का सूत्र अलग है, झलाम जसवंते, वहां भी है झलों का जस हो जाना, और यहां क्या है झलाम जस झसी। देखिए झलाम जस झसी, ये सूत्र क्या बोल रहा है, झल प्रत्याहार है, जस भी प्रत्याहार है, झस भी प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेप करना, वर्णों को अत्यंत संक्षिप्त में करके लिखने की प्रक्रिया प्रत्याहार कहलाती है। वर्णों को अत्यंत संक्षेप में करके लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है, संक्षिप्तीकरण है ये। झल प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार, तीन प्रत्याहार। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि झल का जस हो जाएगा बाद में झस रहेगा तो। फिर से सुनिए, झलाम माने झलों का जस हो जाएगा अगर बाद में झस रहेगा तो। देखिए हमने लिखा है झस बाद में रहने पर झलों का जस हो जाता है, क्या मतलब, ये अपदांत है। यदि अपदांत में झल प्रत्याहार में रहने वाला कोई वर्ण हो और उत्तर में झस प्रत्याहार में रहने वाला कोई वर्ण हो तो पूर्व अपदांत झल के स्थान पर जस हो जाता। जस माने वर्गों का तृतीय वर्ण। देखिए लिखा है झल में क्या आएंगे, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प श ष स ह। ये तालव्य स, मूर्धन्य स, क्योंकि मूर्धा से निकलता है, तालव्य स तालु से जीवा पहुंचती है और दंत स दांत के पास से। ये झल है। और जस में क्या है, वर्गों के तृतीय वर्ग। देखिए ज ब ग ड द, पांचों वर्गों के तीसरे हैं। ज क्या है, च वर्ग का च छ ज, ब क्या है, प वर्ग का प फ ब, और ग क्या है, क वर्ग का है क ख ग। सभी वर्गों के तीसरे जस में आते हैं।
इतना याद रखिएगा। 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों के तीसरे जस में आते हैं। झस में क्या है? झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये जस में है। आपका संधि सूत्र क्या बोल रहा है? यदि पहले झल हो बाद में झस हो तो झल जस में बदल जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। उदाहरण देखिए, हम समझा दे रहे हैं। दो घधन था, वहां घ है, देखिए दो घ प्लस के पहले घ, घ कहां आया? झल में देखिए कहीं घ है, आपको मिलेगा, घ मिलेगा इसमें। देखिए झ भ घ, आपको घ दिखाई दे रहा है, घ, वही घ देखिए आ गया। क्या मतलब? प्लस के पहले झल आ गया, ये झल देख रहे हैं, झलाम माने झलों का, वो घ आ गया झल में, घ माने झल। अब बाद में ध देख रहे हैं, ध आइए झस में, देखिए झ में देखिए ध दिखाई दे रहा है, ढ के बाद ध, तो ये झस हो गया। कहने का मतलब पहले झल आ गया बाद में झस आ गया, तो जो झल घ है वो जस में बदल जाएगा। जस माने अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। घ किस वर्ग का है? क ख ग घ, क वर्ग का है, तो क वर्ग का तीसरा आएगा। क वर्ग का तीसरा क्या होगा? ग, क्योंकि जस में देखिए ग दिखाई दे रहा है, तो झल जस में बदल जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। घ ग में बदल गया, दो गधन धा बराबर हो जाएगा दो धा। लब धन ध, देखिए वो भ आप देख रहे हैं प्लस के पहले, भ कहां है? भ झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है। झल प्रत्याहार में दूसरा देखिए आपको भ दिखाई दे रहा है, प्लस के पहले भ आपको मिल गया भ, और प्लस के बाद ध है, ध देखिए झस में आपको मिल गया ध, ध के बाद ध। अब भ जो झल का है वो जस में बदल जाएगा, क्योंकि सूत्र बोल रहा है झलाम माने झलों का जस हो जाएगा अगर बाद में झस हो, तो झल आपका भ आ गया, बाद में झस आ गया, वह झल भ जस में बदलेगा। जस में अपना ही तृतीय वर्ण हो जाएगा, अपने वर्ग का। तो भ किस वर्ग का है भाई? प फ ब भ, प वर्ग का है। भ प वर्ग का है, तो प वर्ग का तीसरा क्या होता है? ब होता है, प फ ब तीसरा, तो क्या बन गया? लब्ध। लभ धन ध, भ ब में बदलेगा क्योंकि जस बनेगा लब्ध। क्रुद्ध धन ध क्रुद्ध, युद्ध धन ध युद्ध, इस तरह से आपका बदलता जाएगा। आइए देखते हैं अगली संधि, चर्तो संधि। खरी च, ये उसी को पूर्ण कर रहा है। ये खरी च माने और खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण आ गया, तब क्या होगा? खर प्रत्याहार में कौन आते हैं? देखिए ख फ छ ठ थ च ट त क प श स, एक खर प्रत्याहार में है। और चर क्या है? च ट त क प श। तो सूत्र बोल रहा है यदि झल प्रत्याहार वाले वर्ण के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं तो झल का क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। देखिए लिखा है झल का चर हो जाएगा। मैंने आपको झल प्रत्याहार लिखा था, उसमें कौन कौन से वर्ण हैं? देखिए विपद धन काल, विपद जो द देख रहे हैं ना, वो झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, और झलों का ही चर होगा अगर बाद में खर आ जाए। तो द क्या है? वो झल है। बाद में क देख रहे हैं, क खर में है, देखिए इसमें कहीं क, देखिए यहां क दिखाई दे दिया, एक काल, एक क देख रहे हैं खर, माने बाद में खर आ गया, और पहले क्या है? द क्या है? झल है। तो झल के बाद खर आ गया तो झल का क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चर माने देखिए चर में क्या आता है? च ट त आ गया ना, त वर्गों का प्रथम वर्ण है, तो द क्या बन जाएगा? त बन जाएगा। जब द त बनेगा आप जोड़ेंगे, क्या हो गया? संपत्त समय। देखिए संपत्त समय, ये जैसे पदांत था जगत धन ईश, वाक धन ईश, ये उससे अलग है, उसको मत समझिएगा। यह चर तो संधि खरीचा सूत्र का रहा है कि यदि पूर्व में झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, उत्तर में खर प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हो, तो झल का चर हो जाएगा। तो जैसे द है वह त में बदल जाएगा, बन गया संपत्त समय। झलों का चर हो जाएगा बाद में खर आए तो, यही चर तो संधि बोल रही है। अगली संधि देखिए, अनुस्वार संधि। ये सूत्र क्या बोल रहा है? मोनुस्वार है, बड़ा प्रचलित सूत्र है आपका। खरीचा नहीं मिला होगा आपको, जटिल लग रहा था, लेकिन ये बड़ा प्रचलित सूत्र है जो आपसे मिलता आया होगा। मोनुस्वार है, ये क्या कह रहा है? एक कह रहा है मां का अनुस्वार हो जाता है। मोनुस्वार सूत्र कह रहा है मां का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार माने एक बिंदी, मों का अनुस्वार। क्या बोल रहा है?
यदि पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन हो, तो संधि करते समय पूर्व पदांत म का अनुस्वार हो जाता है और अपने पहले वाले स्वर पर लग जाता है। फिर से सुनिए, मोनुस्वार क्या कहता है? मोनुस्वार कह रहा है कि म का अनुस्वार हो जाता है। यदि पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, ध्यान से सुनिए, यदि पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन हो, तो संधि करते समय पूर्व पदांत म अनुस्वार हो जाएगा और अपने पहले वाले स्वर पर लग जाएगा। अनुस्वार हमेशा स्वर पर लगता है, इसको याद रखिए। अनुस्वार कभी व्यंजन पर नहीं लगता, इसको अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए उदाहरण देखिए, किम करोषि, किम देख रहे हैं, वो बाद में म है, हलंत म, और फिर प्लस के बाद क्या है? क। पद के अंत में हलंत म है, यहाँ पे उत्तर प्लस के बाद देख रहे हैं क है, व्यंजन है। अभी सूत्र बोल रहा है कि यदि पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन हो, तो पूर्व पदांत म अनुस्वार होकर अपने पहले वाले स्वर पे लग जाएगा, तो म अनुस्वार बनेगा। अनुस्वार माने एक बिंदु के रूप में बनेगा, पहले वाले स्वर माने ई पर लगेगा। जो की देख रहे हैं वो क पर नहीं लग रहा है, क में ई है, ई पर लग रहा है, तो बन जाएगा किं करोषि। ऐसे गृहम गच्छति, म हलंत है, पूर्व पद के अंत में म हलंत है, उत्तर पद के प्रारंभ में व्यंजन है, इसलिए म अनुस्वार बनेगा और ह में रहने वाले अ पर लगेगा, बनेगा गृहं गच्छति। एक बात याद रखिएगा, जब पूर्व पद के अंत में कोई व्यंजन, पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन होगा, तभी यह संधि नियम लगेगा। जब उत्तर पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन आएगा तभी म का अनुस्वार होगा। अगर व्यंजन नहीं आएगा तो अनुस्वार नहीं होगा, स्वर आएगा तो जुड़ जाएगा। जैसे त्वम असि, पूर्व पद के अंत में म है लेकिन उत्तर पद के प्रारंभ में अस्वर आ गया, तो म में अ जुड़ जाएगा, त्वमसि हो जाएगा। अहम अस्मि, पूर्व पद के अंत में हलंत म है, उत्तर पद के प्रारंभ में अस्मि का अ है, तो अहम अस्मि हो जाएगा, वो अनुस्वार नहीं बनेगा। अनुस्वार म कब बनेगा? जब पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई व्यंजन हो, तो पूर्व पदांत म अनुस्वार होकर के अपने पहले वाले स्वर पर लगता है। पर सवर्ण संधि, ये संधि क्या करती है? पर सवर्ण संधि क्या करती है? यह अनुस्वार से यही पर सवर्ण, पर सवर्ण संधि अनुस्वार संधि के बाद शुरू होती है, याद रखिएगा। पर सवर्ण संधि अनुस्वार संधि के बाद आती है। यह सूत्र बोल रहा अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वारस्य, अनुस्वार का खष्टी, यही, यह प्रत्याहार बाद में रहने पर सवर्ण है, बाद वाले का सवर्णी हो जाता है। पद के बीच में रहने वाला अनुस्वार, अगर उसके बाद में यह प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, क्या मतलब? अनुस्वार के बाद में य व र ल य म ङ ड़ न झ भ ये सब आ जाएं तो अनुस्वार अपने बाद वाले का सवर्णी हो जाएगा। अनुस्वार पंचम होता तो पंचम लेकर आ जाएगा। देखिए उदाहरण, नियम बताया गया, यदि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो तो संधि करते समय अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए ध्यान से, धनम धन जय, पूर्व पद के अंत में धनम देख रहे हैं म है, उत्तर पद के प्रारंभ में ज है, अनुस्वार संधि जो हमने पढ़ाया उसके अनुसार धनंजय बनेगा। फिर परसवर्ण संधि से वह न के ऊपर जो अनुस्वार दिख रहा है वह बाद में ज आ गया, ज आने के कारण, देख रहे हैं, ज आने के कारण वह क्या करेगा? वह ज का पंचम ले लेगा। ज का पंचम क्या है? ज किस वर्ग का है? च वर्ग का। च वर्ग का पंचम क्या है? इय, तो क्या बन गया? धनंजय। इस तरह से बनेगा। और फिर वहां देखिए, गाम धन धी, अनुस्वार संधि हमने अनुस्वार पढ़ाया। यदि पूर्व पद के अंत में हलंत म हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन हो, तो पूर्व पद का हलंत म अनुस्वार बनेगा, अपने पहले वाले स्वर पर लगेगा। पहले ग है, ग पे स्वर आ है तो आ पर लगेगा, बनेगा गांधी। फिर यह आएगा परसवर्ण संधि, यह सूत्र अनुस्वार से यही परसवर्ण कहेगा, अनुस्वार का परसवर्ण होगा। अनुस्वार देखिए गा के ऊपर बिंदी है, वो बाद में क्या है? ध। ध किस वर्ग का है? त वर्ग का। त थ द ध, अब त वर्ग का पंचम हो जाएगा, क्योंकि अनुस्वार प वर्ग का पंचम म है, तो बाद वाले से कहेगा तुम अपना पंचम दो, तो ध अपने वर्ग का पंचम देगा। ध किस वर्ग का? त वर्ग का। त वर्ग का पंचम न है, त थ द ध न, तो अनुस्वार न में बदल जाएगा, क्या बन गया? गांधी। इस तरह से
या अनुस्वार संधि के बाद आखिर देखिए व्यंजन संधि लप्तो संधि। सूत्र है तोरली। तोरली ये त वर्ग है। यदि त वर्ग के बाद ल हो तो त वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, वो ल हो जाएगा। त वर्ग में आने वाला कोई वर्ण पहले हो और बाद में ल हो तो त वर्ग जो है बदल कर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। देखिए उद्धन लेख द त वर्ग का है, त थ द, देख रहे त वर्ग का द है तो द ल में बदल जाएगा, लेकिन द हलंत है तो ल भी हलंत आएगा। बदलेगा जरूर लेकिन हलंत है तो हलंत लेकर आएगा। तो उद्धन लेख क्या बन गया, उल्लेख, क्योंकि द ल में बदल गया। ऐसे तत् धन लय है। देखिए जो त आप देख रहे हैं त वर्ग का पहला है वो हलंत है और यहां लय है ल, तो ल आने के कारण तोरली यही कहता है कि त वर्ग के बाद ल आ जाए। त वर्ग में 5 है, एक वर्ग में 5 है, त थ द ध न, इन पांचों के बाद अगर ल आ जाएगा तो ये सभी ल में बदल जाएंगे। हाँ हलंत है तो ल हलंत आ जाएगा। जैसे द हलंत था तो ल बना लेकिन हलंत बना, उल्लेख है। ऐसे ही त है वो भी ल बनेगा ल बाद में आने के कारण, लेकिन वो भी हलंत होगा, तल्लय। ऐसे हाँ अगर त वर्ग का पंचम आ जाए, हमने उदाहरण में नहीं दिया है, समझ लीजिए। अगर त वर्ग का पंचम क्या होता है, न, त वर्ग का पंचम न होता है। जैसे विद्वान लिखति, विद्वान लिखति हो गया, विद्वान धन लिखति, तो त वर्ग का पंचम न आ गया। इधर क्या है, लिखति है, उत्तर पद के प्रारंभ में ल है, त वर्ग के बाद ल आ गया तो न ल बनेगा, लेकिन अनुनासिक है इसलिए चंद्र बिंदु लग जाएगी, ल पर चंद्र बिंदु लग जाएगी, विद्वान लिखति बनेगा, विद्वान लिखति चंद्र बिंदु बन जाएगा। न ल में बदलेगा लेकिन चंद्र बिंदु लेकर जाएगा, वो बताएगा अनुनासिक है। क्योंकि अनुनासिक क्या होता है, मुख नाक से बोले जाते हैं, मुख नासिका वचनो नासिकम, क्योंकि आप जैसे म बोल रहे हैं अनुनासिक है। म आप बिना नाक की सहायता से नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे म, नाक बंद कर लेंगे, न नहीं बोल पाएंगे, ऐसे न ये अनुनासिक है। तो इस तरह से व्यंजन संधि हमने आपको कहा, यदि पूर्व पद के अंत में व्यंजन हो, उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई हो और दोनों के मेल से जो विकार होता है वह संधि व्यंजन संधि कहलाती है। हमें उम्मीद है कि हमने जो आपको व्यंजन संधि पे आपको ज्ञान दिया है वो आपके समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा, व्यंजन संधि के जो भी आपके अभ्यास में है वो संधि विच्छेद कीजिए, समझ में आएगा। धन्यवाद।